गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 में गणित की जो एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, राजीव प्रकाशन की पुस्तक बताई गई थी, उसी एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो राजीव प्रकाशन की एक्सरसाइज 1.1 में जो है सवाल नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 और 4 तक हो गए थे। अब नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में ये कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 180, 252, 180, 252 तथा 324 का मासा ज्ञात कीजिए। 324 324 का HCF बताना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। 3 संख्याओं का HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 संख्याओं के HCF को कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या होता है, पहले कोई 2 संख्याएं हम कंसीडर कर लें कि पहली संख्या मान लें a बराबर है 180, सॉरी a को लेता है, a होती है बड़ी संख्या और b होती है छोटी संख्या। तो अगर हम पहली 2 संख्याएं लेते हैं तो a मान लें 252 को और b मान लें 180 को। और जैसे पहले प्रश्न में हमने बताया था a और b 2 संख्याओं का मासा कैलकुलेट करने के लिए, उसी के अनुसार इसका मासा कैलकुलेट कर लें। फिर तत्पश्चात इसमें जब मासा आप कैलकुलेट कर लें तो मासा कैलकुलेट करने के बाद जो इन 2 संख्याओं का a और b का जो मासा आता है उस a और b के मासा की हेल्प से उसको मान लें b और इस 324 को a मान लें, उन दोनों का मासा निकाल देंगे तो फाइनली जो मासा आएगा 324 के साथ में वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, लगा लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 2 के अनुसार। 2 में जैसे 3 संख्याओं के दिए गए हैं उसी तरह से इसको लगाएंगे। उसमें हम लोग 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी विधि से आप इसको हल कर लेंगे। आगे की चर्चा जब हम बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो कह रहा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो ऐसा संभव है या नहीं है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मान लें, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब a अगर एक धनात्मक पूर्णांक है तो a बराबर क्या लिख सकते हैं हम, bq+r। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर क्या होता है, bq+r। अब हमने अगर यदि हम b बराबर 4 ले लें, यदि b बराबर 4, b = 4 ले लें, 4 ले लें, तो क्या आएगा, a = आ जाएगा 4q+r। अब चूंकि हम लोगों ने जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र पढ़ा था तो हमने बताया था कि ये जो r होता है इसको कहते हैं क्या, रिमाइंडर, शेषफल। और जो शेषफल होता है वो सदैव b के मान से छोटा होता है, b के मान से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ जो r होगा, r बराबर कितना होगा, या तो r का मान 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट में यदि r बराबर 0 तो जो आपकी संख्या थी a बराबर वो क्या हो जाएगी, 4q। केस सेकंड की बात करें
तो केस सेकंड में हम क्या ले लें, r बराबर 1 ले लें। तो यदि r बराबर 1 है तो आपका a बराबर क्या आ जाएगा 4q प्लस 1। केस थर्ड की बात करें, r इक्वल टू 2 ले लें, तो r इक्वल टू 2 लेने पर a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 2। और केस फोर्थ की बात करें, जब r इक्वल टू 3 होगा, यदि r बराबर 3, तो यदि r बराबर 3 है तो r बराबर 3 लेने पर क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा 4q प्लस 3। तो अब आप देख सकते हैं a को हम कितने कितने रूप में लिख सकते हैं। a बराबर 4q हो सकता है, a बराबर 4q प्लस 1 हो सकता है, a बराबर 4q प्लस 2 हो सकता है और a बराबर 4q प्लस 3 हो सकता है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उस धनात्मक पूर्णांक को इन 3 रूपों में लिखा जा सकता है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको इन 4 रूपों में लिखा जा सकता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, आपको यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करना था। यूक्लिड प्रमेय में बताया गया था क्या होता है, a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर जब हम बी क्यू प्लस आर लेते हैं तो और b का मान अगर 4 लेंगे तो r का मान 0, 1, 2 या 3 होगा। एक एक करके क्रमशः 0, 1, 2, 3 को कंसीडर करते जाएंगे और इससे हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में प्रश्न संख्या 7 में पहुंचने पर देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अब कैसा कहा गया है, विषम पूर्णांक कहा गया है। तो मान लें क्वेश्चन नंबर 7, माना कि a एक कैसा पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। a एक धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अगर a एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। कोई भी संख्या हो वो सदैव यूक्लिड के अकॉर्डिंग a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखी जा सकती है। तो जब हम उसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, अब बताना क्या है कि किस रूप में लिखी जा सकती है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो हम क्या करें, जो हमारा वैल्यू है किसका, b का, तो b इक्वल टू ले लें 6, b बराबर 6 रखने पर, तो जब आप b बराबर 6 रखते हैं तो a बराबर आ जाएगा 6q प्लस r। यहाँ r का मान क्या होगा, जहाँ r बराबर या तो 0 होगा या 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाएगा, 5 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5 0 में से कोई एक होगा। अब इनको एक एक करके हल करते हैं। केस फर्स्ट, तो जब हम केस फर्स्ट की बात करेंगे तो केस फर्स्ट में क्या ले लेंगे, जब r बराबर 0, तो अगर r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 0 या a बराबर 6q, और 6q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं सम संख्या कहलाती हैं, और हमारी संख्या कैसी है, विषम है।
तो यहाँ पर ए क्या हो गया, सम हो गया, चूंकि ए 2 से विभाज्य है, अतः यह सम संख्या होगी। ये बात हो गई केस फर्स्ट की। इसी तरह से केस सेकंड को सॉल्व करते हैं। केस सेकंड में क्या करेंगे, केस सेकंड में हम r का मान 1 ले लेंगे। केस सेकंड में क्या करें, r इक्वल टू 1 कंसीडर कर दें। तो केस सेकंड जब r बराबर 1, तो r बराबर 1 लेने पर क्या आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। तो a इक्वल टू हो गया 6q प्लस 1, r की वैल्यू है 1। तो यहाँ से 2 कॉमन नहीं हो सकता, तो जब 2 उभयनिष्ठ नहीं है तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि a 2 से विभाज्य नहीं है, अतः विषम संख्या है। जो a है वो कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या। तो केस फर्स्ट में देखा सम आई और केस सेकंड में क्या आ गई, विषम। अब इसी तरह से केस थर्ड को कंसीडर कर लें। केस थर्ड को जब हम कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे, जब r इक्वल टू कितना आएगा 2, तो r इक्वल टू 2 लिखने पर क्या आ गया, a इक्वल टू 6q प्लस 2। फिर से 2 कॉमन आ गया, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। तो ये 2 से विभाज्य हो गया। तो पुनः a 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी, अतः सम संख्या होगी। अब केस थर्ड के बाद इसी तरह से हम केस 4 की बात करेंगे। तो जब केस 4 की बात करेंगे तो केस 4 में क्या आ जाएगा, केस 4 में r का मान हम कितना ले लें, 2 तक हो गया। अब r का मान ले लेंगे 3। तो जब r का मान 3 लेंगे तो 6q प्लस 3 आएगा, और 6q प्लस 3 से भी 2 कॉमन नहीं आएगा। तो जब 2 कॉमन नहीं आएगा तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्य नहीं है तो ये भी कैसी हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो a बराबर 6q प्लस 3 क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी, क्योंकि इससे 2 उभयनिष्ठ या 2 कॉमन नहीं है। तो चूंकि a 2 से विभाज्य नहीं है, यही लाइन पूरी है, फिर से लिख देंगे कि a 2 से विभाज्य नहीं है, a 2 से विभाज्य नहीं है, अतः विषम संख्या होगी। अब इसके बाद केस 5 की बात करेंगे। जब केस 5 में जाएंगे तो r इक्वल टू 4 ले लेंगे, फिर से 2 कॉमन आ जाएगा तो सम संख्या हो जाएगी। और लास्ट में जब r इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 5। r बराबर 5 रखने पर अंतिम केस में r बराबर जब 5 रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6q प्लस 5। तो इससे भी 2 कॉमन नहीं है। तो जब 2 कॉमन नहीं है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो एक ये 2 से विभाज्य नहीं है, एक ये 2 से विभाज्य नहीं है, और एक ये 2 से विभाज्य नहीं है। अतः ये 3 केस 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये तीनों संख्याएं कैसी हो जाएंगी, विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगी। ये तीनों संख्याएं विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगी। इसलिए इन तीनों संख्याओं को हम लिखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में। तो ये हो गई आज की क्लास आपकी। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। प्रश्न संख्या 7 तक ये हो गए। प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9, 8, 9 और 10 आपको होमवर्क में करना है। तीनों में मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है 240 और 228 का मासा ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 9 में 3 संख्याएं दी गई हैं, उनका मासा निकालना है।
प्रश्न संख्या 2 में 2 संख्याओं का मासा निकालना है। तो इस तरह से क्वेश्चन संख्या 10 तक आपका विषय एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे।